बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अधिकृत पेज पर हम लाइव आ रहे हैं। और अगर कोई मुझे देख रहा है तो बताए कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, नहीं तो हम कुछ और सेटिंग करेंगे। आवाज़ क्लियर आ रही है, अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ बताइए कि आवाज़ आ रही है या नहीं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के इस अधिकृत पेज पर आज मैं स्नेहा गढ़पाले आवाज़ बढ़ाओ, मयूर ओहड़ इनका मैसेज आया है, आवाज़ बढ़ाओ। हाँ, तो आज का हमारा यह जो विषय है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और अब आवाज़ आ रहा है मयूर ओहड़ साहब, आवाज़ आ रहा है? आवाज़ आ रहा है? नहीं, आपकी आवाज़ स्लो है। कोशिश करते हैं जोर से बोलने की। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का यह जो अधिकृत पेज है, इस अधिकृत पेज पर हमें आमंत्रित करने के लिए पेज के एडमिन, उनको मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय एडवोकेट संदीप ताजने साहब, इन्हें भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस पेज पर बात रखने का मौका दिया, अवसर दिया। उसी प्रकार मैं अभिनंदन करना चाहूँगी और धन्यवाद अदा करना चाहूँगी संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के बसपा के पदाधिकारी, स्टेट कार्यकारिणी को, कि इस अधिकृत पेज पर हम बात करने के लिए हमें उन्होंने लायक समझा और हमें बात करने का मौका दिया। साथियों, आज के हमारे इस लाइव में आने के लिए एक विषय हमने निर्धारित किया था। विषय था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनका राजनीतिक आंदोलन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके राजनीतिक आंदोलन को ही हमने इसलिए चुना क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करने को लेकर काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि बाबा साहब के अधूरे कार्य को, अधूरे सपने को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये विषय हमने लिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राजनीतिक सफ़र को हम शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर जब हम देखते हैं तो जब हम देखते हैं सचिन सागर, क्या हुआ बहन, देखिए, अगर कुछ है, आवाज़ नहीं आ रही है तो आप बोलिए कि आवाज़ नहीं आ रही है, और अगर आवाज़ आ रही है तो आप बताएं कि आवाज़ आ रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के अलग अलग पहलू हैं, और उन अलग अलग पहलुओं को जब हम देखते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अलग अलग पहलुओं में जब हम देखते हैं तो काफ़ी सारे पहलू नज़र आते हैं, जिसमें कि उनका सामाजिक जीवन है, आर्थिक मुक्ति के लिए जीवन है, उसके बाद उनका एक धम्म को लेकर एक आंदोलन है, और एक राजनैतिक भी आंदोलन है, जिसके ऊपर महज जनरली सामान्य जो लोग हैं, सामान्य जो जनता है, वो इस विषय पर ज़्यादातर बात नहीं करती है। और हमें लगा कि हमने इस विषय को चुनना चाहिए, इस विषय पर हमने बात रखनी चाहिए। हालांकि यह विषय बहुत ही वास्ट है, बहुत ही गहरा है, और ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो मौलिक बातें हैं, मौलिक बातों पर हम प्रकाश जरूर डालना चाहेंगे। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी 40 वर्ष का कार्यकाल उनका रहा सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, और इस 40 वर्ष के कार्यकाल में अधिकतर समय हम देखते हैं
तो वो राजनीतिक आंदोलन में ही हमें नजर आता है। 1916 को सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जीवन में आते हैं और उसके बाद 1918 में डॉक्टर बाबा साहब पूरी तरह से सामाजिक क्षेत्रों में और सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होते हुए हमको नजर आते हैं। साथ जैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1918 में छत्रपति शाहू जी महाराज के संपर्क में होते हैं और उसी में भारत की राजनीति में, जिस ब्रिटिश भारत की राजनीति में कुछ उथल पुथल हो रही होती है, वो उस उथल पुथल की बात मैं बता दूं। 1918 में साउथ ब्यूरो कमीशन भारत में आता है और भारत में आकर उन्हें इस ब्रिटिश इंडिया में उन्हें विधानमंडलों का गठन करना होता है और इस विधानमंडलों के गठन के लिए साउथ ब्यूरो कमीशन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं और अपने प्रतिनिधित्व मंडल को भेज रहे हैं और उसे पता करना है इस देश की हालात क्या है, इस देश में किस प्रकार से सिचुएशन है, अगर यहाँ पर विधानमंडलों का गठन होता है तो किस प्रकार से देश के लिए किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर छत्रपति शाहू जी महाराज को जैसे ही साउथ ब्यूरो कमीशन के बारे में पता चलता है, शाहू जी महाराज अपने इस साउथ ब्यूरो कमीशन को लेकर अपने साथ के जो भास्कर राव जाधव हैं और साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन दोनों को एक रिटर्न मेमोरेंडम देकर उन्हें साउथ ब्यूरो कमीशन के पास भेजते हैं। साउथ ब्यूरो कमीशन के पास भास्कर राव जाधव सत्यशोधक आंदोलन के नेतृत्व के रूप में वो जाते हैं और वो अपने समाज के लिए प्रतिनिधित्व मांगते हैं, रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। जैसे ही अगर विधानमंडलों का गठन अगर यहाँ पर होता है, अंग्रेज सरकार के रहते हुए भारत में अगर विधानमंडलों का गठन होता है तो उस विधानमंडलों में हमारा भी कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए करके भास्कर राव जाधव मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। किसका रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं भास्कर राव जाधव? तो इस देश के ओबीसीज का, इस देश के कुणबी मराठाओं का ओबीसी समाज का रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे भास्कर राव जाधव वो जाते हुए हमें नजर आते हैं, वो मेमोरेंडम दे रहे हैं। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी एक रिटर्न मेमोरेंडम लेकर जाते हैं साउथ ब्यूरो कमीशन के पास कि इस देश के अंदर कुछ एक ऐसा भी तबका है जिसे हम आज संवैधानिक भाषा में शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उस शेड्यूल कास्ट को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मतलब उस समय का अछूत अस्पृश्य समुदाय, अस्पृश्य समाज, इसे भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए करके बाबा साहब भी एक रिटर्न मेमोरेंडम साउथ ब्यूरो कमीशन को सौंपते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महज 26 साल के हैं और 26 साल के उम्र में वो इस समाज का रिप्रेजेंटेशन, इस समाज को मिलना चाहिए, विधानमंडलों में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए करके डॉक्टर बाबा साहब रिटर्न मेमोरेंडम दे रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं प्रतिनिधित्व की, संसद के अंदर रिप्रेजेंटेशन की वो मांग कर रहे हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। मतलब कि वो कह रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता वो ऐसी मास्टर चाबी है जिससे हम हर प्रकार के ताले खोल सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब के इस कथन में और डॉक्टर बाबा साहब के 1918 के जिस मेमोरेंडम में उन्होंने जो बात साउथ ब्यूरो के सामने रिटर्न मेमोरेंडम में रखी, वो बात वो 26 साल की उम्र में वो एक्ट कर रहे हैं, वो वहां पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेकिन वो आजीवन उस बात को लेकर वो लड़ रहे हैं। उनका संपूर्ण संघर्ष जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। संसद के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, संसद के अंदर हमारी भागीदारी होनी चाहिए। साथियों, इससे क्या होता है, साउथ ब्यूरो कमीशन एक रिपोर्ट बनाती है और उस रिपोर्ट पर कुछ काम होता है। और जो काम होता है वो काम सही मायने में हुआ या नहीं हुआ, इसका 10 साल के बाद फिर से रिव्यू लिया जाता है, समीक्षा ली जाती है कि हमने जो रिपोर्ट बनाई थी 1918 में साउथ ब्यूरो कमीशन के द्वारा, तो उस कमीशन के द्वारा रिपोर्ट बनने के बाद अब क्या हाल है, अब उस पर कितना काम हुआ, कितनी मैच्योरिटी इस देश के राजनीति में आई है, उसके ऊपर फिर से रिव्यू होता है। तो फिर से
1928 में साइमन कमीशन आता है। तो सर जॉन साइमन के नाम से एक कमीशन बनता है, उसके नेतृत्व में एक कमीशन बनता है, और उस कमीशन का भी उद्देश्य इसी प्रकार का होता है कि यहाँ जो विधानमंडलें बनी है उसका विस्तार किया जाए, उसके साथ साथ कुछ संवैधानिक अधिकार भी यहाँ पर इस देश के लोगों को दिया जाए। उसके साथ साथ कुछ अलग अलग समूह है, कुछ अलग अलग संप्रदाय हैं, उनको भी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इस बात को लेकर फिर से साइमन कमीशन एक समीक्षा करने आते हैं इस देश के अंदर। साथियों, जब साइमन कमीशन आते हैं तो हम देखते हैं कि इस देश में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पुरजोर विरोध करते हैं साइमन कमीशन का। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे महापुरुष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साइमन का स्वागत करते हैं और साइमन के साथ घूम घूम कर उन्हें सूची बनाने में मदद करते हैं। साइमन सूची बनाता है, शेड्यूल बनाता है, जिसमें शेड्यूल कास्ट बनता है, शेड्यूल ट्राइब बनता है, और साथियों यहाँ पर गिनती की जाती है कि इस देश में कितने लोग हैं ऐसे जिनके साथ पानी को लेकर दुर्व्यवहार होता है, जिनके साथ रहने उठने बैठने को लेकर दुर्व्यवहार होता है। ऐसे कितने लोग हैं जो समाज के बाहर रहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो गांव के बाहर रहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो गांव में ही रहते हैं लेकिन उनका सामाजिक दृष्टि से वो अभी भी कमजोर है, शैक्षणिक दृष्टि से अभी भी पिछड़े हैं। ऐसे तमाम बातों पर, ऐसे तमाम पॉइंट्स पर वो अपनी सूची बनाते हैं और वो सूची बनाकर वो अपने कमीशन को, वो आयोग अपनी सूची बनाकर अपने सरकार को सौंपते हैं और सौंपने के बाद इस पर और भी अलग अलग चर्चाएं होती है जिसमें हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की काफ़ी सारे रेफरेंसेस आपको भी पता होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप देखिए, अगर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मीटिंग में या फिर उसके रेफरेंस में अगर हम जाएंगे तो ये सब्जेक्ट और भी काफ़ी वास्ट हो जाएगा। और तो मैं बताना चाहूँगी कि ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब को काफ़ी सारे डिस्कशंस का सामना करना पड़ता है, डिबेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमारे समुदाय को जो सूची यहाँ पर बनाई गई है उस सूची के अनुसार इतने सारे जो लोग हैं ये अलग अलग तरीके से उत्पीड़न का और अलग अलग तरीके से हक अधिकारों से वंचित हैं और इन्हें हक अधिकार मिलना चाहिए। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की डिबेट्स को सुनकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बातों को सुनकर कुछ गोलमेज परिषद में कुछ निचोड़ निकलता है, कुछ आउटपुट आता है। वो आउटपुट होता है, एक तो होता है कम्युनल अवार्ड, दूसरा होता है कि ड्यूअल वोटिंग, तीसरा होता है सेपरेट इलेक्टोरेट और चौथा होता है कि एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यहाँ गोलमेज परिषद से हमें कुछ आउटपुट्स हमें नजर आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो रिप्रेजेंटेशन के लिए, संसद में भागीदारी के लिए जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो हमको यहाँ पर उसका कुछ आउटपुट हमें नजर आता है। लेकिन इस आउटपुट के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समय समय पर जब भी लड़ते थे तो यहाँ पर अंग्रेजों से उन्हें ज़्यादा, हमारे भारतीयों से ही ज़्यादा लड़ना पड़ा। यह भी एक इतिहास है, इसका भी अपना एक इतिहास है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस हक अधिकार को लेकर, हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर जब भारत वापस आते हैं, कम्युनल अवार्ड को लेकर जब भारत वापस आते हैं, तो साथियों वहाँ पर कांग्रेस के नेता भी होते हैं गोलमेज परिषद में, लेकिन वो वहाँ पर उनका विरोध नहीं करते। वो भारत आने के बाद उनका यहाँ पर भारत में विरोध करते हैं और भारत के पत्रकारों से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, यहाँ पर सिखों को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है, इस देश के माइनॉरिटीज धार्मिक अल्पसंख्यकों को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है, उन्हें स्वतंत्र मतदार संघ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिमों को अगर स्वतंत्र मताधिकार मिलता है तो कोई बात नहीं है, जैनों को मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, क्रिश्चियनों को मिलता है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर अछूतों को मिलता है स्वतंत्र मतदार संघ तो मैं इसके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मैं
अछूतों को अगर हक अधिकार मिलते हैं, संसद में जाने का मौका मिलता है, तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा उसको रोकने में। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि मुझे बिजली के खंभे से लटका दो और चाहे मुझे चौराहे पर फांसी दे दो, लेकिन मैंने जो अधिकार लाए हैं अपने समाज के लिए, अस्पृश्यों के लिए, मैं वो अधिकार नहीं छोड़ूंगा। साथियों देखिए, दो नेता, एक नेता कह रहे हैं कि इन्हें अधिकार नहीं मिलना चाहिए इसीलिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा, और एक नेता कह रहे हैं कि मैं भी जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन मैं अपने हक अधिकार नहीं छोड़ूंगा। साथियों, इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस के नेताओं में हमारे हक अधिकार को लेकर खींचातानी होती है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पर उनकी बात माननी पड़ती है, गांधी जी की बात माननी पड़ती है। गांधी जी इस बात को लेकर कि इस देश के अंदर अछूतों को, अस्पृश्य को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए, इन्हें वोट का अधिकार मिलना चाहिए लेकिन अलग से नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। और ये सिर्फ अनशन से बात नहीं बनती है, तो अनशन के साथ साथ हमारे बिहार के अंदर देखो, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ ज़्यादा अस्पृश्यों की कम्युनिटी है, मतलब संविधानिक भाषा में हम जिसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जिनकी इनकी कम्युनिटी है, उस बस्तियों को जलाने का काम भी इस देश के अंदर उनके द्वारा किया गया। उसके साथ साथ खून के पत्र लिखना, धमकी भरे पत्र लिखना और उनके बाद फ़ोन पर धमकियाँ देना, इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत परेशान किया गया। लेकिन जब हमारे बस्तियों को जलाया गया, जब हमारे लोगों को जलाया गया, हमारे लोगों को पीटा गया, उनके साथ उत्पीड़न किया गया, अन्याय अत्याचार किया गया, तब बाबा साहब को लगा कि जिस समाज के लिए मैं ये लेकर आया हूँ, जो हक अधिकार मैं गोलमेज परिषद से मैं लेकर आया हूँ, अगर ये समाज ही नहीं बचेगा तो मैं क्या करूँगा। और इसीलिए मजबूर होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक पैक्ट करना पड़ता है, एक करार करना पड़ता है गांधी जी के साथ, और उसी पैक्ट को हम पूना पैक्ट कहते हैं। इसका भी अपना एक इतिहास से देखिए, हमारा इतिहास जो है, बाबा साहब का पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारे वास्ट है, और इसका बहुत सारी स्टडी और बहुत सारी जानकारी आप तमाम लोगों को है, तमाम व्यूवर्स को है, जो लोग मुझे देख रहे हैं तमाम लोग जानकार है, लेकिन मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पे ले रही हूँ कि वो कहते हैं कि अगर मेरा समाज ही नहीं बचेगा तो मैं क्या करूँगा ये हक अधिकार लेकर। तो इस बात को देखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूना करार के लिए तैयार होते हैं। पूना करार के लिए जब जाते हैं तो उनके साथी पाना राजभोज होते हैं, और पाना राजभोज के साथ वो जब जाते हैं तो पूना करार पर साइन करने जाते हैं। वहाँ पर बाबा साहब पूना करार के कागज पर दस्तखत करते हैं। काफ़ी सारे शर्तें होती हैं जो बाद में कांग्रेस उसे मानने से इनकार कर देती है और कर रही है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साइन करके निकलते हैं, और वहाँ पर वो पूना करार होने की खुशी में कांग्रेस के ऑफिस में वहाँ पर जल्लोष होता है, वहाँ पर वो खुशियाँ मनाते हैं, और उस समय गांधी जी अपना अनशन छोड़ देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत दुखी होते हैं और बहुत हर्ट होके वो वहाँ से निकलते हैं। वहाँ का पानी नहीं पीते, चाय नहीं पीते और निकल जाते हैं। साथियों, जैसे ही निकलते हैं तो एक इंसिडेंस भी याद आ रहा है। पाना राजभोज के साथ कार में बैठ के तुरंत निकल जाते हैं। पाना राजभोज को कहते हैं कि आगे वाले होटल पर जरूर रुकाना, वहाँ पर मुझे चाय पीना है। पाना राजभोज कहते हैं, बाबा साहब आप भी बड़े हद कर देते हैं, वहाँ तो अच्छी खासी चाय मिल रही थी, आपको चाय वहीं पर पी लेना चाहिए था। वहाँ पर नाश्ता मिल रहा था, आपको वहीं पर कर लेना चाहिए था। डॉक्टर बाबा साहब बहुत गुस्से में होते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है, 15% जो लोग हैं उसके हक अधिकारों की डील जो है महात्मा गांधी जी अनशन करके हक अधिकारों को समाप्ति की ओर ले जाने के लिए वो एक डील करते हैं, और इसलिए बाबा साहब काफ़ी गुस्से में होते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मैं तो कांग्रेस का पानी तक नहीं पीना चाहता, नमक तक नहीं खाना चाहता, तुम मुझे बात कर रहे हैं वहाँ की चाय पीने की। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आता है कि इस देश के अंदर अगर आपके हक अधिकारों को रोकने के लिए कदम कदम पर
अगर किसी ने तकलीफ दी है तो इस देश की कांग्रेस है और इस देश के गांधीवाद है। साथियों, ये बात मैं विवादित तौर पे नहीं बोल रही हूँ या फिर कोई गुस्सा नहीं है, ये इतिहास को दोहरा रहे हैं। ये लिखित मटेरियल है और मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मेरी बताई हुई बातें नहीं हैं। साथियों, इसके बाद जैसे ही पूना पैक्ट होता है, इस देश के अंदर 1935 के कानून के अनुसार पहला चुनाव होना था। जैसे ही पहला चुनाव होना था, सब सारे लोग पूरे देश के अंदर, सारी राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने चुनावी माहौल में आ रही थी। उसी समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1936 में एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है स्वतंत्र मजदूर पार्टी। स्वतंत्र मजदूर पार्टी का एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी के ऊपर, पार्टी के चुनाव चिन्ह पर, पार्टी के बैनर तले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई प्रांत से इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शन लड़के वहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छी तादाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी के पार्टी को सफलता हासिल होती है। वहाँ से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो हमारे चुन कर आते हैं। 17 कैंडिडेट में से हम 14 कैंडिडेट को जिता कर देते हैं, जिसमें से कि 11 जो कैंडिडेट होते हैं वो हमारे रिजर्व सीट से जीत कर आते हैं। 13 जो कैंडिडेट होते हैं वो रिजर्व सीट के होते हैं, जिसमें से 11 हम जिता कर आते हैं और 4 कैंडिडेट जनरल सीटों से होते हैं, जिसमें से हम 3 कैंडिडेट्स को जिता कर लाते हैं। और इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक पॉलिटिकली एक स्टैंड हमको नज़र आता है इतिहास के अंदर। और हमारे लोग कहते हैं अरे बाबा साहब ने भैया राजनीति तो किया नहीं, बाबा साहब ने ज़्यादा राजनीति नहीं किया। तो हम उन्हें इस बात का संदर्भ देना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इन्होंने भी अपने जीवन में पार्टियां बनाई हैं और पार्टी बनाने के बाद चुनाव भी लड़े हैं और काफ़ी तादाद में विजय भी हासिल किया है। उसके पश्चात हम देखते हैं 1937 में हम चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इस राजनीतिक पक्ष को लेकर और राजनीतिक आंदोलन में पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर बाबा साहब के कई भाषणों में हमें इसके बहुत सारे हमें सबूत मिलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिस भी पॉलिटिकल एजेंडे में जिसकी कोई खुद पार्टी ना हो, जिसकी विशेष पार्टी ना हो, जिसका कोई अपना झंडा ना हो और जिसका कोई उद्देश्य ना हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, मतलब ये बोल रहे हैं किसी भी स्वतंत्र अपक्ष जो उम्मीदवार है, ऐसे उम्मीदवार को लेकर वो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं कि जिसका कोई झंडा नहीं, जिसकी कोई पार्टी नहीं, जिसका कोई एजेंडा नहीं, ऐसे व्यक्ति को आपने बिल्कुल भी चुनकर नहीं देना चाहिए। ये इस प्रकार से है, ना वो धरती का है, ना वो आसमान का है, हवा में लटकने वाले खजूर की तरह वो है और ऐसे व्यक्ति को आपने चुनकर नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसको देखते हैं कि इंडियन लेबर पार्टी जो है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है, यह सिर्फ कामगारों के जो है मुद्दों को लेकर हम बात कर सकते हैं, कामगारों की मुद्दों पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो समस्याएं थी वो संपूर्ण उस समय में अस्पृश्य समाज की ही समस्याएं थी और वो तमाम समस्याओं को उनको रखना था। तो वो तमाम समस्याओं को रखने के लिए उन्हें लगा कि कुछ ड्रॉबैक्स है कि हम इस पार्टी के माध्यम से, इस पार्टी के बैनर तले हम समस्त अस्पृश्यों के समस्याओं को नहीं रख सकते और इसीलिए वो उनको लगता है कि अभी हमने इसको और वास्ट, इसको और बड़ा और पार्टी को तब्दील करना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1942 में फेडरेशन के माध्यम से किसान सोलंकी जी, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रमिकों के सम्मान के लिए, अच्छा मजदूरों की आवाज़, ठीक, हाँ हम बात करेंगे उस पर भी। हम बात कर रहे थे कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करते हैं और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करने के बाद वो फिर से अपने राजनीतिक सफ़र को कंटिन्यू करते हैं।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 4 खातों के मिनिस्टर बनते हैं, जिसमें कि एक ऊर्जा मंत्री बनते हैं, मजदूर मंत्री बनते हैं, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री बनते हैं, सिंचाई मंत्री बनते हैं। और खातों को की मिनिस्ट्री उनके पास आती है। इस 4 खातों में वो अपना बहुत उम्दा कार्य और उम्दा अनुभव आप हमारे सामने रखते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के इस राजनीतिक दौर में हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब राजनीति में आते हैं और जब वो सक्षम बनते हैं, वो किसी डिसीजन मेकिंग के जगह पर आते हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इस देश को दी है। अभी हमारे किसी साथी ने कमेंट किया, उसमें उन्होंने काफ़ी देखिए, बहुजन समाज के लोग हैं, बहुत सारे टेक्निकल इशू का भी हमें ध्यान रखना होता है और बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ है, उसके भी सामने हमको उसको भी फेस करना होता है। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस पॉलिटिकल दौर में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अलग अलग मिनिस्ट्री में रहे, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो हमारा हफ्ता होता है, मतलब एक वीक होता है, ये वीक 7 दिनों का होता था, उसे 7 दिनों से 6 दिनों में कन्वर्ट किया। इसके साथ साथ हमारे वर्किंग हावर्स को भी उन्होंने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। हम जो काम करने का जो समय होता था वो 12 घंटे का हुआ करता था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यकाल में बाबा साहब के देख रेख में जब वो इस खाते में रहे, इस क्षेत्र में रहे, तो उन्होंने बहुत सारे कानून हमारे लिए बनाए, बहुत सारे हमारे लिए सुविधाएं भी उन्होंने लिख कर छोड़े हैं, जिसमें हम बताना चाहेंगे कि हमारे काम करने का जो हावर था वो 12 घंटे का था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इन्होंने 8 घंटे का हमारा काम करने का हावर बनाया। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी जो फैसिलिटीज़ है वो हमारे पास अगर है तो वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। आज कामगार दिवस के अवसर पर हमें बताते हुए बड़ा फक्र होता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लेबर पार्टी बनाई, इस देश के अंदर स्वतंत्र मजदूर पक्ष बनाया, और उसके बाद जब वो मजदूर मंत्री रहे तो उन्होंने काफ़ी सारे लॉज हमारे मजदूरों के लिए बनाया, हमारे लेबर्स के लिए बनाया। उसमें हम कुछ बताएंगे कि मैटरनिटी एक्ट है, बाबा साहब ने वुमन चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया है, इक्वल पे इक्वल वर्क का भी एक कानून बनाया कि आप अगर लड़की है और लड़का है, दोनों अगर एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो दोनों अगर इक्वल काम कर रहे हैं तो उसको इक्वल पे भी मिलना चाहिए। इंश्योरेंस एक्ट बनाया, DA, PF और लीगल स्ट्राइक का भी अधिकार हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं। आप लीगली स्ट्राइक कर सकते हैं, आपको यूनियन बना सकते हैं, आप जहाँ कहीं पर भी काम करते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, जिस सरकारी क्षेत्र में आप काम करते हैं, वहाँ पर अगर आपके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है या फिर आपके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप उसके लिए यूनियन बना सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। आपके PF को आपके भविष्य को देखते हुए PF फंड की PF का भी उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। उसके बाद DA की हो गई। आपके पे स्केल को निर्धारित करने का काम भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। उसके साथ आपको मेडिकल लीव्स, जहाँ पर आप छुट्टियाँ लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप छुट्टियों पर हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप मेडिकल पर हैं, लेकिन उस पर भी आपको पगार मिलेगा, आपका पेमेंट जो है वो सैलरी है वो बनी रहेगी। RBI की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं। दामोदर वैली को बनाने के लिए भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण काम किया है, महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। साथियों, इस प्रकार के कई सारे जो काम हैं हम उसे गिना सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को निर्माण करने में, इस राष्ट्र को निर्माण करने में महत्वपूर्ण काम किया। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गुलाम भारत में अगर हम देखते हैं तो उनके पास काफ़ी सारा जो राजनीतिक शक्तियाँ हमें नज़र आती हैं। गुलाम भारत में मतलब कि ब्रिटिशों के शासन काल में डॉक्टर बाबा साहब के पास काफ़ी सारे पॉलिटिकल पावर्स है, वो उनको काफ़ी सारे अधिकार दिए। उन्हें सिंचाई विभाग दिया, उन्हें बांधकाम का डिपार्टमेंट दिया, PWD का डिपार्टमेंट दिया है, उन्हें यहाँ पर ऊर्जा मंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन जब आज़ाद भारत में क्या हो रहा है तो हम उसका भी हम थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। 1950 में इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ। 1950 में इस देश के अंदर संविधान लागू हुआ
और आज़ाद भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बनते हैं। लॉ मिनिस्टर बनने के बाद इस देश के अंदर बाबा साहब अलग अलग कानूनों पर जब काम करते हैं, ओबीसी के आइडेंटिफिकेशन को लेकर, ओबीसी को खोजने के लेकर, ओबीसी को आइडेंटिफाई करना, उनकी गिनती करना, जाति वाइज कास्ट वाइज उनकी गिनती करना और उसके हक अधिकार को देना, इस बात को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संसद में काफ़ी बहस होती है। और आगे चलकर इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबा साहब की इस बात से थोड़ा बहुत जो है वो अपना समर्थन तो दिखाते हैं, लेकिन समर्थन करते नहीं है। इस बात का पुरजोर तरीके से वो समर्थन करते हुए नज़र नहीं आते। और बाबा साहब को लगता है कि इस देश के अंदर जो बहुत बड़ा तबका है, 50% जो लोग हैं, अगर उनकी समस्या अगर ज्यों की त्यों बनी रहेगी तो कैसा होगा। और इस बात पर काफ़ी सारे डिबेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस में आप देखिए तो आपको बहुत सारी डिबेट्स मिलेगी। उसके साथ इस देश के अंदर महिला भी एक तरीके से जो है वो इस देश की व्यवस्था ने उसे गुलाम बनाए रखा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल को लेकर संसद में एक फिर से प्रस्ताव रखा कि हिंदू कोड बिल को लागू किया जाए, जिसमें महिलाओं को जो अधिकार इस देश के व्यवस्था ने नहीं दिया, इस देश के पारंपरिक व्यवस्था ने नहीं दिया, वो तमाम अधिकारों को संविधान के माध्यम से देना चाहते हैं। लेकिन इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने बिल्कुल भी बाबा साहब की बात को ध्यान नहीं दिया और बाबा साहब के बात को लागू नहीं किया। और इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब के साथ समय समय पर हम देखते हैं तो कांग्रेस ने बहुत बार गद्दारी की है, बाबा साहब को धोखा दिया है। और ये तमाम बातें आप तमाम लोग जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें तमाम लोगों को पता है। लेकिन मैं थोड़ी बात जो है वो उसका संदर्भ में ले रही हूँ बस, बाकी और कुछ नहीं। आप तमाम लोग जानकार हैं और तमाम लोग ज्ञानी हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब इस देश के अंदर संविधान लागू होता है, संविधान लागू होने के बाद इलेक्शन होने रहते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी की बात उठाते हैं, हिंदू कोड बिल की बात उठाते हैं। और अगर उन्होंने हिंदू कोड बिल अगर लागू कर दिया होता या फिर ओबीसी की जनगणना को लेकर या ओबीसी के हक अधिकार को लेकर अगर बाबा साहब का कहा हुआ प्रस्ताव अगर पारित हो जाता तो इस देश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल होनी थी, क्योंकि काफ़ी सारे महिला जो अपना रहनुमा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आज भी मानना चाहिए। जो कुछ भी हमें मिला है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से मिला है, इसमें कोई शक नहीं कि इस देश के महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए डॉक्टर बाबा साहब भी सच्चे रहनुमा है। लेकिन साथ में ही इस देश के अंदर ओबीसी का भी जो हक अधिकार है वो भी अगर उस समय मिल जाता था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कहे अनुसार 340 कलम के अनुसार इस देश के अंदर आइडेंटिफाई दी ओबीसी, कौन कौन बैकवर्ड है, कितने हैं, कितनी संख्या में है, और उनके लिए एक पॉलिसीज बनाई जाए, उनके लिए कानून बनाया जाए, उनके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उनके उत्थान के लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए जाए। इस बात को लेकर भी काफ़ी सारी बहस हुई। कांग्रेस इस बात पर नहीं मानी, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस होने थे, स्वतंत्र भारत, आज़ाद भारत में इलेक्शन होने थे और उनको लगा कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के 50% ओबीसी की बात संसद में रखते हैं और संसद में यह बातें अगर हम इसे मान लेते हैं तो इस देश का तमाम ओबीसी समाज जो है वो बाबा साहब के साथ जुड़ जाएगा। चूँकि बाबा साहब के साथ एक ओबीसी बैकग्राउंड पहले से था, छत्रपति शाहू जी महाराज का बैकग्राउंड था, महात्मा ज्योतिबा फुले का बैकग्राउंड था, जिसको लेकर बाबा साहब जो है अपने संवैधानिक कार्य वे करते रहें और इस देश के राजनीति को एक नया व्यापक दृष्टि देने का काम, उनका जो करने का जो तरीका था, व्यापक दृष्टि देने का जो काम था वो कर रहे थे। और साथ ही इसीलिए कांग्रेस ने छल कपट करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को परेशान किया। बाबा साहब ने कहा अगर इस देश के अंदर आप हिंदू कोड बिल हो या और ओबीसी समाज के हक अधिकारों के साथ अगर आप छेड़खानी करते हैं और उनके साथ अगर अन्याय अत्याचार होता है तो मैं इस कानून मंत्री पद पर ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सकता, मैं इस कानून मंत्री पद का इस्तीफा दे रहा हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1951 में कानून मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया और आने वाले समय में इलेक्शंस थे और बाबा साहब इस बात को लेकर समाज में जा रहे थे कि मैं ओबीसी की बात को लेकर संसद में जब मैंने बात उठाया तो कांग्रेस मानने को तैयार नहीं।
और साथियों ये बात समाज को समझ में आ रही थी और तमाम जो लोग ओबीसी समाज है वो डॉक्टर बाबा साहब के साथ जुड़ रहा था और राजनीति में एक नया आयाम आने वाला था और नया भूचाल आने वाला था, ताकि इस देश के अंदर जो तबका ओबीसी तबका है और शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है वो साइमन कमीशन के सूची में आ गया था और उसे जितने हक अधिकार, राइट टू वोट है, वोट का पावर जो है वो उसे मिल चुका था। उसके कुछ जो रिप्रेजेंटेशन है वो संसद में हमें नज़र आ रहा था, कुछ अलग अलग जगहों पर उसका रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रहा था, लेकिन ओबीसी का उतना नहीं नज़र आ रहा था। और इस बात को लेकर बाबा साहब जब संसद में बात उठा रहे थे तो काफ़ी लोगों को तकलीफ हो गई। साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 1956 में देहांत हो जाता है, तो सवाल ये आता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फिर कहाँ है। तो साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के देहांत के पहले वे एक ढांचा बनाते हैं। उन्हें लगता है कि जब ओबीसी हमारे साथ जुड़ जाएगा तो जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी एक ड्रॉबैक्स है, जिस प्रकार इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी जैसे ड्रॉबैक्स है कि हम मजदूरों के अलावा किसी की समस्या नहीं उठा सकते, वैसे ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी था कि हम शेड्यूल कास्ट के अलावा किसी और समुदाय की, समाज की हम समस्याएं नहीं उठा सकते और उस समस्याओं पर हम लड़ नहीं सकते। तब फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि इसका और व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए इसे और बड़ा और वास्ट बनाने के लिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ढांचा बनाया। देखिए मैं ढांचा कह रही हूँ, कोई गलत मतलब ना ले, गैर समझ ना कर ले कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ढांचा बनाते हैं और उस ढांचे में वो लिखते हैं कि भाई इस प्रकार से पार्टी होनी चाहिए जिसका एक नेता होगा, एक झंडा होगा, एक चुनाव चिन्ह होगा, राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह होगा और इस ढांचे को लेकर इस प्रकार से वो समाज के अंदर काम करेगा। साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का निधन होने के पहले वो धर्मांतरण करते हैं, नागपुर के दीक्षा भूमि पर वो धर्म परिवर्तित करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धर्म परिवर्तन करते समय कुछ बात भी कहते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने भाषण में कहते हैं, मराठी में है कि जरी ही मी बुद्धाचा धम्म स्वीकारला असेल। डॉक्टर बाबा साहब कह रहे हैं कि जरी ही मी बुद्धाचा धम्म स्वीकारला असेल तरीही मी राजकारणाचा पिंड सोडणार नाही आणि याशिवाय मला दूसरा पर्याय दिसत नाही। देखिए डॉक्टर बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 के भाषण में कह रहे हैं कि हो जरूर मैंने तथागत बुद्ध का धम्म मैंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, लेकिन उसके साथ साथ मैं राजनीति का मैदान में छोड़ नहीं रहा हूँ। मैं राजनीति के मैदान में बना हुआ हूँ और मैं ये मैदान कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, इसके सिवा कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि आज़ाद भारत में लोकतंत्र है जो इस देश के अंदर आपकी भागीदारी को तय करेगा। डॉक्टर बाबा साहब कह रहे हैं कि लोकतंत्र आपकी भागीदारी को तय करने वाला है और इसीलिए आपको राजनीति में बने रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भी अलग अलग भाषणों में कहते हैं, काफ़ी सारे हमें राइटिंग एंड स्पीचेस में हमने देखा, बहुत सारी अलग अलग जगहों पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की इस टैगलाइन को लेकर, इस प्रकार के वाक्यों को लेकर वो अपनी अपनी बात रखते हैं। कुछ 24 सितंबर 1956 में भी बाबा साहब मद्रास के अंदर कुछ बातें रखते हैं। देखिए ऐसा है कि हम महाराष्ट्र के हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है और भौगोलिक जो लैंग्वेज है वो हिंदी है और इसी वजह से मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। तो मैं महाराष्ट्र की हूँ लेकिन बात हिंदी में कर रही हूँ। तो हमारे पास जो डॉक्टर बाबा साहब के जो एविडेंस है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो भी हमारे पास मराठी में है। डॉक्टर बाबा साहब क्या कह रहे हैं, देखिए 24 सितंबर 1946 को 1946 को कह रहे हैं कि तुमचा जीवन काय आहे। डॉक्टर बाबा साहब कह रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं की तुमचा जीवन जगण्याचा उद्देश काय आहे हे तुम्ही निर्धारित करून घ्या। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्ही तुमच्या घराच्या आतमध्ये कोरून लिहून ठेवा, म्हणजे सकाळ झाल्याबरोबर प्रत्येक क्षणोक्षणी हे लक्षात ठेवता येईल की तुम्ही जीवन का जगत आहात।
बाबा साहब कह रहे कि तुम्हारा जिंदगी जीने का मकसद क्या है, ये तुम्हें ये क्या है वो तुम्हें निर्धारित करना होगा, तुम्हें तय करना होगा कि आप जिंदगी क्यों जी रहे हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि अपने घरों के अंदर आप लिखो, आप अपने घरों के अंदर कोरून ठेवा, म्हणजे भिंतीवर असं लिहून ठेवा। वो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे ही आप सुबह उठोगे, आप जब उस दीवार की तरफ देखोगे, जब आप उस शब्द की तरफ देखोगे, तो आपको हमेशा वो ध्यान में रहेगा कि आपको क्या, आप जिंदगी क्यों जी रहे हैं, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, आपके जिंदगी जीने के पीछे का उद्देश्य क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं, माझी महत्वाकांक्षा लहान नाही। डॉक्टर बाबासाहेब कह रहे की माझी महत्वाकांक्षा लहान नाही, माझा संघर्ष फक्त पोटा पाण्यासाठी नाही आणि आरक्षणासाठी नाही, तर माझा संघर्ष हा शासनकर्ती जमात बनण्यासाठी है। बाबा साहब आगे कह रहे कि मेरी महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है, बिल्कुल भी छोटी नहीं है। मेरा जो संघर्ष है वो सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, हमारे ब्रेड और बटर के लिए नहीं है, रोजी रोटी के लिए ही नहीं है, आरक्षण के लिए नहीं है, रिजर्वेशन के लिए है, नौकरी पाने के लिए नहीं है। तो मेरा जो संघर्ष है वो शासन करती जमात बनने के लिए है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं, कोरडे शब्द बोलणे सोपे काम आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कह रहे की फक्त कोरडे शब्द बोलणे हा सोपे काम आहे, तेव्हा तुम्ही वास्तविकतेमध्ये जेव्हा उतराल तेव्हा तुम्हाला कळेल मोठे भागीरथी प्रयत्न प्रयास करावे लागते। बाबा साहब कह रहे कि मैं सिर्फ ये जो कह रहा हूँ कि आपको इस देश का शासक बनना है, आपको इस देश का राजा बनना है, यह सिर्फ सूखे हुए शब्द नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब कह रहे कि और ये बहुत इजी भी नहीं है, मतलब आप जो काम कर रहे हैं इस कौम को शासक बनाने का, यह काम बहुत कठिन है। इसके लिए बाबा साहब एक अलंकार इस्तेमाल करते हैं, केवड़े मोठे भागीरथी प्रयत्न प्रयास करावे लगते। भागीरथी मतलब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर एक भागीरथ है जो स्वर्ग की गंगा को जमीन पर लाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, कठिन से कठिन दौर में भी वो अपनी बात को मनाने के लिए अपने ध्येय के साथ, अपने उद्देश्य के साथ कोई भी समझौता नहीं करने वाला। ऐसा इस बात के लिए कह रहे हैं कि ये जो शासन करती कौम बनना जो है यह इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है। इस उद्देश्य को पाने के लिए आपको हर हाल में इस उद्देश्य को पूर्ण करना है और आपको इस देश का शासक बनना है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के राजनीतिक जीवन को हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो विल पावर है वो इस देश को लेकर, इस देश को राष्ट्र निर्माण को लेकर, इस देश के अंदर एक पॉलिटिकली स्टैंड को लेकर अगर हम देखते हैं तो बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। लेकिन वही दृष्टिकोण अगर हम अपने समाज की तरफ देखते हैं और समाज की तरफ जब हम पलटते हैं तो हमें साथियों ऐसा नहीं नज़र आता। हमारे समाज के अंदर एक पॉलिटिकली एक नैरो माइंडनेस जो है, एक मैंने बताया कि विधानमंडलों में हमारा रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए 26 साल की आयु में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बात उठा रहे हैं और बात कह रहे हैं। हमारे युवाओं ने ध्यान में रखना चाहिए, बाबा साहब 26 साल के हैं और हमारे रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे भागीदारी की बात हो रही है, संसद के अंदर जाने की बात हो रही है। और बाबा साहब अलग अलग भाषणों में काफ़ी सारे, अगर आप देखो 1936 से लेकर जितने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो भाषण हैं, मैक्सिमम भाषणों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस बात की पुष्टि करते हैं, इस बात को बार बार दोहराते हैं, बार बार कहते हैं कि आपको इस देश के अंदर शासक बनना ही होगा। और बाबा साहब आगे इस बात को बताते हैं। लोग हमारे घरों में लिखो कह रहे हैं, जिस समय में हमारे घर भी नहीं थे, हमारे झोपड़ियाँ थी, हमारी झुग्गी झोपड़ियाँ थी, उस समय तो दीवारें नहीं थी, साड़ियों के पर्दे लगाकर जब लोग रहते थे, झोपड़पट्टी में रहते थे, ऐसे समय में, ऐसे दौर में बाबा साहब कह रहे हैं कि दीवारों पर आपको लिखना चाहिए। साथियों, बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब हमको हैंड ओवर करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब के साथ, बाबा साहब के देहांत के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद, बाबा साहब के जो लेफ्टिनेंट थे, उन लेफ्टिनेंट ने बाबा साहब की कही हुई बातों को उतना गंभीर रूप से नहीं लिया।
और उस आंदोलन को जो रूप देना था, जो भव्य रूप देना चाहिए था, जो राष्ट्रीय रूप देना चाहिए था, वो राष्ट्रीय रूप देने का काम बाबा साहब के लेफ्टिनेंट्स ने नहीं किया। और उसके बाद बाबा साहब के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इस बैनर के तले, इस पार्टी के तले ही कुछ बाबा साहब के लेफ्टिनेंट्स ने कुछ साल इलेक्शंस लड़े। उसके बाद उनको लगा कि बाबा साहब ने जो ढांचा बनाया, उस ढांचे को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो 3 अक्टूबर 1957 को उन्होंने पार्टी तो बनाई, लेकिन इस पार्टी को बनाने के बाद भी वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का बहुत बड़ा बेस था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का बहुत बड़ा नाम था। बाबा साहब के जाने के बाद भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम पर बाबा साहब के साथी, बाबा साहब के सहकारी, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले वो इलेक्शन नहीं लड़ते, वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पे लड़ते हैं। जीत कर भी आते हैं, काफ़ी मात्रा में वो जीत कर आते हैं और उन्हें विजय भी प्राप्त होती है। लेकिन ये जो विजय होती है, वो उस विजय को वो पचा नहीं पाते हैं और कुछ ही समय के बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेता अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और फिर उसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में मर्ज करने का काम करते हैं और फिर रिपब्लिकन पार्टी को भी अलग अलग टुकड़ों में वो बांट देते हैं। और इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब के आंदोलन को पूरी तरह से उसे जीरो करने का काम भी इस देश के अंदर बाबा साहब के साथ काम करने वाले कुछ गद्दार लोगों ने भी किया है। साथियों, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जिन्हें लगता है कि मोर्चे से हो जाएगा, धरना से हो जाएगा, आंदोलन करने से हो जाएगा। तो कुछ लोग महाराष्ट्र के अंदर 14 साल वेस्ट करते हैं और हमारे लोगों को मोर्चे में, निदर्शन में और धरना में इस प्रकार से उलझा कर रखते हैं। और ऐसे में डॉक्टर बाबा साहब के इस मूवमेंट को लेकर देखिए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जब देहांत होता है तो डॉक्टर बाबा साहब के देहांत के समय में 5 लाख लोग होते हैं, बहुत रोते हैं और बहुत ज़्यादा बाबा साहब के विरह में, मतलब बाबा साहब की यादों में गाने लिखते हैं, स्तुति करते हैं बहुत और आंसू बहाते हैं। और इस बाबा साहब के इस पावरफुल और स्ट्रांग जो मोमेंट था, उस स्ट्रांग मोमेंट को एक इमोशनल मूवमेंट में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं और बदल देते हैं कि बाबा साहब का जो मूवमेंट है वो इमोशनल मूवमेंट है। साथियों, ये बाबा साहब का जो मूवमेंट है ये इमोशनल मूवमेंट नहीं है। इस बाबा साहब के मूवमेंट को एक नया चेहरा, नया आयाम देने का काम इस देश के राजनीति में अगर किसी ने किया है तो वो मान्यवर कांचीराम साहब ने किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी ता उम्र उन्होंने लगा दी और एक नया बाबा साहब अम्बेडकर और एक नई एक अम्बेडकरी राइट एक थिंकिंग और नई अम्बेडकराइट सोच को उन्होंने जन्म दिया इस देश के अंदर। जिस प्रकार बाबा साहब चाहते थे कि एक व्यापक दृष्टिकोण वाली एक पार्टी बने, जिस व्यापक दृष्टिकोण में इस देश के अंदर हम उस तमाम तबके की बात रख सके, उस तमाम तबके की बात कर सके, इस लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से जिन जिन लोगों को इस देश में मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब संघर्ष करना चाहते थे, चाहे फिर वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे ओबीसी हो, तो इन तमाम लोगों के लिए, और चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हों, उन तमाम लोगों के लिए एक व्यापक जो संगठन बनाना चाहते थे, जिस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ढांचा उन्होंने बना कर रखा था। साथियों, उसी ढांचे को लेकर मान्यवर कांचीराम साहब ने एक साइंटिफिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, एक विज्ञानवादी और एक अफर्मेटिव सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को नया आयाम देते हैं, नया चेहरा देते हैं और काफ़ी हद तक वो उसे उस पर विजय भी प्राप्त करते हैं, उसमें यशस्वी भी होते हैं। और साथियों, हम देखते हैं कि हम इसमें जिस प्रकार से हम यश प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से तो देखते हैं तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस इमोशनल फेज को वो ख़त्म करते हैं और एक उद्देश्य को लेकर, एक स्ट्रांग उद्देश्य को लेकर मान्यवर कांचीराम साहब इस देश के अंदर हमें नज़र आते हैं।
और मान्यवर कांशीराम साहब की ही वजह से जो सच्चे उत्तराधिकारी मान्यवर कांशीराम साहब है, बाबा साहब के पूरे आंदोलन के अगर कोई सच्चा उत्तराधिकारी है तो वो डॉक्टर बाबा साहब के आंदोलन का अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मान्यवर कांशीराम साहब है, जिन्होंने इस देश के अंदर एक राजनीति को नया मोड़ दिया और इस राजनीति को नया मोड़ देकर इस देश के अंदर एक अलग पहचान दी। जिस बाबा साहब के जिन साथियों ने, जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ बाबा साहब के काम को ईमानदारी से नहीं बढ़ाया, हाथी को उन्होंने गायब कर दिया था, उस हाथी को ऊपर लाने का काम और बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। डॉक्टर बाबा साहब के नीले झंडे को लेकर जय भीम कहकर भी संसद में जा सकते हैं और संसद में जाकर जय भीम बोलकर हम शासक कौम बन सकते हैं, शासक वर्ग बन सकते हैं, यह कांशीराम साहब ने बताया। इस देश के अंदर हमें एक नेता दिया, जिस नेता को हम पूरे देश के अंदर ही नहीं तो दुनिया के अंदर ताकतवर महिलाओं में जिनका नाम है वैसे बहन कुमारी मायावती जी, ऐसी नेता हमें उन्होंने दिया है। और काफ़ी सारी उपलब्धियां बहुजन समाज पार्टी की रही है। मान्यवर कांशीराम साहब के त्याग, तपस्या, बलिदान की बदौलत जो बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक स्टैंड हुई है, तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर स्टैंड हुई है, उसकी भी काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं। साथियों, इसकी संगठनात्मक उपलब्धियां हम देखना चाहेंगे और उसके बाद हम डॉक्टर बाबा साहब के आंदोलन की और राजनीति के आंदोलन की हम इसे उपलब्धि मानते हैं। ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की ही उपलब्धि नहीं है, ये बाबा साहब के राजनीतिक सफ़र का भी और राजनीतिक दौर की भी यह उपलब्धि है। साथियों, जिस हजारों सालों से जिस दबे कुचले समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता था, उसे संगठित करने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। इसके साथ में इस देश के अंदर फुले शाहू बाबा साहब के विचारधारा को फैलाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक काम भी बहुजन समाज पार्टी कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की वजह से ही इस देश के अंदर मंडल आयोग लागू हुआ। संविधान समीक्षा आयोग जो बीजेपी ने अपने दौर में बनाई थी, उस पर भी रोक लगाने का काम, उस पर भी फुल स्टॉप लगाने का काम बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया। इसके साथ बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस को अपने बहुजन समाज के ही और खास तौर पर शेड्यूल कास्ट में से ही मीरा कुमार जैसे और रामनाथ कोविंद जैसे लोगों को सामने लाना पड़ता है। वो बहुजन समाज पार्टी के ही खौफ से बोलो या बहुजन समाज पार्टी के कार्य से बोलो। यही नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकारें बनती हैं तो वहाँ पर भी हम बहुत ही सराहनीय काम करते हैं। पूरे देश में नहीं तो पूरी दुनिया में इस बात का जिक्र होता है। जब 36 एकड़ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान को लेकर अम्बेडकर पार्क को जब देखा जाता है तो साथियों, पूरे देश में, दुनिया में इसको फख्र के साथ लोग याद करते हैं कि एक ऐसी मलिका इस देश के अंदर में हुई, इस उत्तर प्रदेश के अंदर में हुई कि जिन्होंने फुले शाहू बाबा साहब का बहुत मान सम्मान किया। जो आइडियोलॉजी को मानने वाली सरकारें, फुले शाहू बाबा साहब के आइडियोलॉजी को मानने वाली सरकार बनी। 511 एकड़ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनती है और जो पूरे देश को एक मैसेज देती हैं। साथ में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग बहुजन समाज पार्टी की पहले से रही है। बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर ये बात को दोहराते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस देश के अंदर सरकारी क्षेत्र जिस प्रकार से संकुचित होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं रोज के रोज में, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की भी मांग बहुजन समाज पार्टी की रही है। और इसके साथ ही रिजर्वेशन में प्रमोशन की मांग भी राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी के रहते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पारित हुआ। यही नहीं कि नोएडा के अंदर आप प्रेरणा स्थल देखो जो देश में बहुजन समाज के उन लोगों को एक सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट को याद दिलाता है। वही नहीं तो आपको मैं ये बता दूं कि इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो बैकलॉग भरा जाता है। पूरे देश के अंदर आज क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या आलम है, ये आप तमाम लोग जानते हैं। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो
8 लाख 8.5 लाख जो है वो शिक्षकों की भर्ती की जाती है, 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाती है और 30,000 से ज़्यादा स्पेशल नौकरियां निकाली जाती है। 1,25,00,000 नए पद नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद बुद्धा सर्किट देखो तो पूरे देश में जब हमारे लोग बुद्धा सर्किट को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो भारत में नहीं है, वो किसी एशियन कंट्री में है, किसी दूसरे देश में है। साथियों, भागीदारी भवन बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बनता है। गुंडा राज को खत्म करने के लिए, कायदा सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस देश में बहुजन समाज पार्टी जो है वो कटिबद्ध है। जिस प्रकार से एक मॉडल उत्तर प्रदेश को मॉडल इस देश के अंदर में देखा जाता है, उसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम व्यूअर्स, तमाम वोटर्स ने भी यह समझना चाहिए कि जो मॉडल उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है वो मॉडल हमारा भी हो सकता है, महाराष्ट्र में भी हो सकता है, एमपी में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बशर्ते हमें ज़रूरत है बाबा साहब को लेकर, बाबा साहब के इस आंदोलन को लेकर, फुले साहब के आंदोलन को लेकर, शाहू महाराज के इस आंदोलन को लेकर, मान्यवर कांशीराम साहब के इस आंदोलन को लेकर हमें तन मन धन से काम करने की ज़रूरत है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस राजनीतिक दौर को फिर से उस मुकाम पर पहुंचाने की ज़रूरत है कि जिस मुकाम पर डॉक्टर बाबा साहब देखना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप तमाम जो लोग हैं, आप तमाम जो व्यूअर देखने वाले तमाम हमारे साथी हैं, वोटर्स हैं, वो तमाम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध हैं कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस राजनीतिक सफ़र को उस शिखर तक पहुंचाएंगे जहां पर डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि आपको सत्ता के मंदिर पर कब्जा करना है। तो साथियों, हम सत्ता के मंदिर पर कब्जा करने के लिए कटिबद्ध हैं और हम इसके लिए काम करेंगे। तमाम जो हमारे व्यूवर्स हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो देख रहे हैं, उन्हें तमाम लोगों को जय भीम। और आप लोगों से अंत में यही विनंती है कि इस पेज को लेकर, यह जो पेज है बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र, यह अधिकृत पेज है महाराष्ट्र का, हमारे स्टेट का, और इस पेज को लेकर अगर कोई सुझाव है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और अधिक से अधिक इस पेज को आप शेयर करें, इस पेज को कमेंट करें, इस पेज को शेयर करें। इस पेज पर बहुत सारे अपने जो साथी हैं, अपने जो युवा मित्र हैं, उनको इनवाइट करें। इसको अगर आप इनवाइट करते हैं तो पार्टी की बहुत सारी जो बातें हैं जो आप तक नहीं पहुंचती, वो सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी सारी बातें आप तक पहुंच सकती हैं। और इसके लिए यह जो एक आयाम देने का, नया चेहरा देने का काम बहुजन समाज पार्टी को इस महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माननीय एडवोकेट ताजने साहब ने किया है कि सोशल मीडिया पर हमारा जो युवा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और इस युवाओं को अगर आप हमारी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ना चाहते हैं तो हमें भी सोशल मीडिया पर होना चाहिए और इसीलिए उनका काम यह बहुत सराहनीय है, उनका यह जो निर्णय है यह बहुत अच्छा है। तो आप तमाम हमारे व्यूवर्स से मुझे यही कहना है कि आप इस पेज पर कमेंट करके अपने सुझाव दें, कमेंट में जय भीम लिखें। इसके साथ साथ आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। महाराष्ट्र के हर कोने कोने में जहाँ कहीं पर भी हमारा युवा है, जहाँ कहीं भी हमारी युवतियाँ हैं और जिनके हाथों में मोबाइल है, उनके मोबाइल में बहुजन समाज पार्टी का यह जो पेज है यह होना चाहिए और इसके लिए आप तमाम लोग काम करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत।